आबंध कोण कब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? कम से कम त्रिपरमाणु अणु होना चाहिए, 3 परमाणुओं से बने अणु में हम आबंध कोण की बात करेंगे। 2 परमाणुओं से बना हुआ है तब तो वो सीधी रेखा में ही होगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो आबंध कोण की बात की जाएगी तब जब 3 परमाणुओं से कम 3 परमाणुओं से या 4 या 5 इससे बना हो, ठीक है ना। तो आबंध कोण किसको बोलते हैं हम? किसी अणु में केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए 2 बंधों के बीच बने कोण को आबंध का कोण कहा जाता है। जैसे आबंध कोण, जैसे आप H2O में देखिए, ऑक्सीजन बीच में है और 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। तो ये जो 2 बंध मिलके यहां जो कोण बना रहे हैं 104.5 डिग्री का, इसको हम कहते हैं आबंध का कोण। जैसे अमोनिया में आप देखिए कि नाइट्रोजन से जुड़े 3 हाइड्रोजन परमाणु, इनके 2 बंधों के बीच ये कोण या इसके और इसके बीच पीछे से जो कोण बनेगा वो आबंध कोण कहलाता है, ठीक है। तो आबंध कोण, अब ये बात आती है कि अलग अलग अणुओं में संकरण के हिसाब से आबंध कोण का मान भी क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक। इसमें इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? तो पहला कारक है संकरण। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर sp संकरण है तो बंध कोण का अनुमानित मान कितना होगा? 180 अंश। sp2 है तो बंध कोण 120 अंश। sp3 है तो बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट, ये हमको बताया गया है। इसके अलावा क्या ये मान फिक्स है? नहीं है फिक्स। क्यों नहीं है? H2O में sp3 संकरण है, अमोनिया में भी sp3 संकरण है, पर यहां बंध कोण 104.5 है और यहां बंध कोण 107 डिग्री है। तो इसका मतलब केवल संकरण ही अकेले बंध कोण का निर्धारण नहीं करता है, इसके अतिरिक्त कुछ और कारक भी हैं जो बंध के कोण का निर्धारण करते हैं। कौन कौन से हैं? एक और कारक है आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति। अगर आपने VSEPR सिद्धांत पढ़ा हो तो दूसरा हमारा कारक है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति। इसी साल मैंने आपको रासायनिक आबंधन 1 में आपको बताया था कि लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण सेकेंड डिग्रेड का, और बॉन्ड पेयर के बीच सबसे कम प्रतिकर्षण पाया जाता है। तो अगर किसी अणु में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि अमोनिया में है, तो वो बंध कोण के मान को उसके वास्तविक मान से कम कर देता है। 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, कम होके हो गया 107 डिग्री। जल में 2 लोन पेयर है तो बंध कोण का मान और कम हो जाता है। तो जितने ज्यादा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वो बंध कोण के मान को संकरण द्वारा प्रदत्त मान से कम करते जाएंगे। इसके बाद बात आती है बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता। यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा, तो मैं यहां लिखूंगा केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, जैसे आप देखिए अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, अगर हम यहां देखें तो ये एक ही समूह के तत्व हैं। कौन कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये एक ही समूह के तत्व हैं और इन सब में sp3 संकरण है। sp3 संकरण है, लेकिन बंध का कोण यहां अलग अलग है। आप देखें तो बंध कोण का मान
जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, यहाँ 160 है, यहाँ 93.5 है, इसके बाद वाले में 91.8 है। यानी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर जैसे जैसे केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता घट रही है, वैसे वैसे बंध कोण का मान भी क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण है यहां पर अमोनिया में, वही सब में है, लेकिन उस प्रतिकर्षण का असर अमोनिया में कम, फॉस्फीन में ज्यादा, आर्सीन में और ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता घटती है। इसी तरीके से ठीक उल्टा भी कर सकते हैं आप। अगर हम इससे बात करें कि चौथा, बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता, तो एक ही केंद्रीय परमाणु फास्फोरस से ले लेते हैं PCl3, PBr3 और PI3। चलिए ये तीन ले लिया, तीनों में फास्फोरस है, तीनों में फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीनों में sp3 संकरण है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बंध कोण का मान अब निर्भर करेगा क्लोरीन पे, ब्रोमीन पे, आयोडीन पे। क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए बने हुए बंध कोण का मान अगर आप यहां देखें तो ये 100 डिग्री होता है। फिर ये ज्यादा हो जाता है 101.5 और ये 102 डिग्री हो जाता है। यानी हमने ये देखा कि अगर जुड़े हुए परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता घट रही है तो बंध कोण का मान बढ़ता है। केंद्रीय परमाणु की घटेगी तो बंध कोण भी घटेगा, लेकिन जुड़े हुए परमाणु की अगर घटेगी तो बंध कोण बढ़ेगा। जस्ट उल्टा असर है दोनों में, है ना। ये हो गया हमारा बंध कोण से संबंधित चीजें। उदाहरण के साथ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अगली चीज जो जाननी है वो है आबंध ऊर्जा। तीसरा कारक हमारा है आबंध ऊर्जा। जब भी दो परमाणुओं के बीच बंध बनता है कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। तो एक जैसे बंध, जब एक मोल बंध बन जाए किसी अणु के अंदर, एक मोल एक जैसे बंधों के निर्माण में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को हम आबंध ऊर्जा कहते हैं। इसको ठीक उल्टा भी कह सकते हैं। किसी अणु में दो परमाणुओं के बीच बने एक जैसे एक मोल बंधों को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसको भी हम क्या नाम दे सकते हैं, आबंध ऊर्जा या आबंध वियोजन ऊर्जा। सेम चीज है, जस्ट एक में निकल रही है एक में दे रहे हैं, मान परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। तो अतः आबंध ऊर्जा वह है जो यौगिक में उस प्रकार के एक मोल बंधों को विघटित करने के लिए आवश्यक होती है। अब यहां एक मजेदार फैक्ट है, जैसे कि मेथेन का उदाहरण लेते हैं हम, CH4, इसमें 4 हाइड्रोजन के साथ एक जैसे बंध बने हुए हैं। अगर आप किसी एक बंध की ऊर्जा की बात करें तो वो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन अगर आप एक एक करके बंध तोड़ें, पहला बंध तोड़िए, यानी पहला बंध, ये CH3 को रहने दीजिए, एक बंध तोड़ते हैं, पहला CH3 और H के बीच टूटेगा, ये बंध टूटा तो जो ऊर्जा लगी वो थी 102 किलो जूल। अब बच क्या गया, CH3 बच गया। तो अगर अब आप एक और बंध तोड़ना चाहें तो CH2 और H के बीच तोड़ेंगे,
ये दूसरा वाला तोड़िए, तो इस बार ऊर्जा का मान थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ये है 105। अगर आप तीसरा बंध तोड़ें H और CH के बीच तो ये 108 होता है, लेकिन जब आखिरी बंध आप C और H का तोड़ रहे होते हैं तो ये बहुत कम हो जाता है, सम 83। तो इससे हमको एक बात पता चली कि जो बंध ऊर्जा की हम बात करते हैं वो औसत बंध ऊर्जा है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला बंध तोड़ेंगे तो 102 लगेगा, नहीं, कोई भी हाइड्रोजन के साथ अगर आप पहला बंध तोड़ रहे हैं तो इतना लगेगा, कोई भी दूसरा बंध तोड़ेंगे तो इतना लगेगा। तो इसका मतलब अगर अणु से बंध को एक एक करके वियोजित किया जाए तो उनके मान हमको अलग अलग मिलते हैं। तो ऐसे में बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगी? बंध वियोजन ऊर्जा होगी, इन चारों को जोड़ते हैं हम, 5 2 7 8 15 और 3 19, 15 और 3 18, 1 8 और 1 9, 1 2 3, 398 बटा कुल कितने बंध तोड़े? 4। तो एवरेज निकल के आया हमारा 99.5, 99.5 किलो कैलोरी पर मोल। किलो जूल नहीं है, ये किलो कैलोरी है, तो किलो कैलोरी पर मोल। इस तरीके से हम औसत बंध ऊर्जा की गणना करते हैं। तो औसत बंध ऊर्जा का मान निकालने के लिए एक जैसे सभी बंधों की अलग अलग ऊर्जाओं को जोड़ेंगे, बटा कुल बंध की संख्या से भाग दे देंगे। अच्छा, अब बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक है अतिव्यापन में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों की संख्या एवं परिमाण। आप सभी को पता है कि अगर s और p दो अलग अलग ऑर्बिटल की बात की जाए तो हम देखते हैं कि अतिव्यापन जितना अधिक होगा और अतिव्यापन करने वाले कक्षक जितने ज्यादा होंगे, बंध वियोजन ऊर्जा उतनी अधिक होगी। जैसे अगर एकल बंध बना तो एक एक कक्षक के बीच अतिव्यापन हो रहा है, डबल बॉन्ड बना तो दो कक्षकों के बीच, और ट्रिपल बॉन्ड बना तो तीन कक्षकों के बीच। स्वाभाविक है एक एक कक्षक के बीच अतिव्यापन होगा तो बंध तोड़ना आसान होगा, यानी बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी। दो के लिए बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा और तीन के लिए बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है संकरित कक्षकों का स्वभाव। हमने ये नोटिस किया है कि जिन भी संकरण कक्षकों में या संकरित कक्षकों में p कक्षक की मात्रा अधिक होती है वहां बंध वियोजन ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि p कक्षक आपस में ज्यादा बढ़िया अतिव्यापन करते हैं। तो sp, अगर sp की बात करें तो sp में 50% p है, sp2 में 67% p है और sp3 में 75% p है। जैसे जैसे p के प्रतिशत मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बंध वियोजन ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। फिर परमाणु का आकार, छोटे परमाणुओं के बीच बना बंध सामान्य तौर पे ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा होगी। परमाणु जितना बढ़ेगा आबंध ऊर्जा उतनी कम हो जाएगी। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं और बार बार पढ़ते रहेंगे। मैं काम की चीजों पे आता हूं। इतना सब पढ़ लेने के बाद अब आपको दो महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला है स्थानीकृत बंध, जो अभी खत्म हो जाएगा, और दूसरा है विस्थानीकृत या अस्थानीकृत बंध। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थानीकृत या स्थानित रासायनिक आबंध। देखिए, स्थानित या इंग्लिश में कहेंगे लोकलाइज्ड रासायनिक आबंध। ठीक है, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड।
अब स्थानिक आबंध क्या होता है, जैसे क्या मतलब है बंध का। मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बंध बनता है, तो इस बंध को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है। ठीक बात है। तो इसका मतलब किसी भी एक बंध में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से एक पहले परमाणु का और दूसरा दूसरे परमाणु का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का ये बादल या इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा इन दोनों परमाणुओं के बीच ही रहे, एकदम बीचों बीच रहे, इधर उधर न जाए, तो ये कहलाता है स्थानिक रासायनिक आबंध। यानी इस तरह के बंध को हम दर्शा सकते हैं कि ये दोनों के बीच ही है और कहीं नहीं गया है, इधर उधर नहीं हुआ है। तो इस तरह का बंध स्थानिक बंध कहलाता है। देखिए, जब साझे का इलेक्ट्रॉन संबंधित दो परमाणु यानी जो परमाणु उसको बना रहे हैं उनके बीच ही पाया जाए तो ये स्थानीकृत या स्थानिक आबंध कहलाता है। सिंपल है। दूसरा आते हैं विस्थानित या अस्थानित, या इंग्लिश में कहेंगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। तो ये क्या है? ये ऐसा रासायनिक बंध है जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन दो परमाणुओं के साथ साथ कुछ और परमाणुओं के बीच भी इधर उधर होते रहते हैं। यानी कि देखिए लिखा हुआ है, यदि साझे के इलेक्ट्रॉन संबंधित दो परमाणुओं के बीच सीमित न रहकर अन्य परमाणुओं यानी तीन या तीन से अधिक परमाणुओं के साथ संबंधित हो जाते हैं, के साथ भी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इस तरह के बंध को हम नाम देते हैं विस्थानीकृत रासायनिक बंध। अब विस्थानीकृत रासायनिक बंध में आपको क्या पढ़ना है? तो अतिव्यापन तो आप पढ़ चुके, सिग्मा पाई बंध पढ़ चुके। चलिए मैं इसमें आपको बता देता हूं कि हम कितने तरह के अस्थानीकरण पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में हम दो प्रकार पढ़ने वाले हैं। पहला है स्थाई और दूसरा है अस्थाई। यानी बंधों का विस्थानीकरण दो प्रकार का होता है, स्थाई और अस्थाई। स्थाई के अंतर्गत पहला है आपका प्रेरणिक प्रभाव, नाम सुना होगा, 11वीं में पढ़ा होगा। प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट, आई प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है इंडक्टिव हो गया। दूसरा है आपका मेसोमेरिक प्रभाव। इसी को कभी कभी अनुनाद भी कह देते हैं। तीसरा है अतिसंयुग्मन। ये आपके जो प्रभाव हैं, ये प्रभाव क्या कहलाएंगे? स्थायी प्रभाव। अस्थायी प्रभाव में दो हैं, इंडक्टोमेरिक प्रभाव और दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो ये दो प्रभाव आपके अस्थायी प्रभाव में है। ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि इन प्रभावों में किस तरह के इलेक्ट्रॉन या किस तरह के बंध भाग लेते हैं। क्या सभी बंध भाग लेते हैं? नहीं लेते। कौन कौन लेता है? तो सबसे पहले संयुग्मन, एक शब्द आप बार बार पढ़ेंगे। संयुग्मन का मतलब होता है के साथ जुड़ा हुआ, के साथ जुड़ा हुआ। संयुग्मन का मतलब होता है
तो जब द्विबंध एकल बंध के साथ संयुग्मन में होता है, तो पहली स्थिति ये नोट कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन परिस्थितियों में अस्थानिक आबंध पाया जाता है। तो पहला है जब एकल बंध द्विबंध के साथ संयुग्मित हो, यानी जुड़ा हुआ हो। एग्जाम्पल के लिए यहां दिया हुआ है ब्यूटाडाइईन। अभी हम थोड़ा सा ही समझेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है ना। ब्यूटाडाइईन 1,3 ब्यूटाडाइईन 1,3 ब्यूटाडाइईन का अणु सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोजन को हटा देते हैं क्योंकि उसके साथ सिंगल बॉन्ड बना है, सिर्फ कार्बन और बंधों को देखते हैं। कार्बन 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 कार्बन, सभी इसमें sp2 संकरित है, आपको पता होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया है कैसे पता लगाना है, आप चाहें तो पता लगा सकते हैं, ठीक है। हर एक कार्बन के पास एक p कक्षक होगा। ठीक है, अब यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए यहां क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर ऐसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड करके है ना। अब बताइए कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4 के बारे में दिख रहा है सभी को? आप चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं जवाब देने के लिए। कार्बन नंबर 1 का पाई कक्षक, ये जो पी कक्षक है, ये पाई बंध बनाने के लिए किस से जुड़ेगा? कार्बन नंबर 1 का पाई कक्षक एक बंध बनाना चाहता है, पाई बंध, तो वो किससे जुड़ेगा? कार्बन नंबर 2 से जुड़ेगा, 3 से जुड़ेगा, 4 से जुड़ेगा? कार्बन नंबर 2 से जुड़ेगा, क्योंकि उसके पास इस तरफ कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही संभावना है कि वो कार्बन नंबर 2 से जुड़े। ठीक बात है ना। कार्बन नंबर 4 के पास भी सिर्फ एक ही संभावना है कि वो किससे जुड़े? 3 से। लेकिन अगर आप कार्बन नंबर 2 को देखें और कार्बन नंबर 3 को देखें, तो इनके पास दो संभावनाएं हैं। ये जब चाहे बराबर दूरी पे 1 से जुड़ सकते हैं, या बराबर दूरी पे 3 से जुड़ सकते हैं, या 3 वाला जब चाहे 2 से जुड़ सकता है और जब चाहे 4 से जुड़ सकता है। ठीक बात है। तो क्या आप निश्चित तौर पे बता सकते हैं कि अतिव्यापन कहां होगा? क्या 1, 2 और 3, 4 के बीच ही होगा? क्या 2, 3 के बीच नहीं हो सकता अतिव्यापन? हो सकता है, बिल्कुल बराबर संभावनाएं हैं। 3 वाला जब चाहे 4 से बना सकता है और बराबर संभावना है कि वो 2 के साथ भी बना सकता है। तो ऐसे में यहां पर पाई बंध की स्थिति को निश्चित तौर पर बताना संभव नहीं है। हम ये अगर बना देते हैं कि नहीं यहीं पे पाई बंध है, यहां पे बिल्कुल नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये संरचना कह रही है कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 आपस में भी अतिव्यापन कर सकते हैं। तो पाई बंध की स्थिति को जब हम निश्चित तौर पे नहीं बता सकते, इसका मतलब हुआ कि पाई बंध 1, 2 के बीच भी हो सकता है, 2, 3 के बीच भी हो सकता है और 3, 4 के बीच भी हो सकता है। यानी सभी जगह उसकी संभावना है। इस तरह के बंध को विस्थानीकृत बंध कहते हैं। नंबर 2, द्विबंध या त्रिबंध निकटवर्ती कार्बन परमाणु के p ऑर्बिटल के साथ संयुग्मन में हो। दूसरी संभावना तब बनती है जब द्विबंध व त्रिबंध के साथ
लोन पेयर युक्त परमाणु संयुग्मन में हो। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। Cl के पास 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। अभी बनाने के लिए तो मैंने बना दिया कि डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में है, पर जब ये क्लोरीन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां बंध के रूप में देगा तो ये बंध उठ के यहां इलेक्ट्रॉन के रूप में आ जाएगा, यानी कि इसकी ये संरचना भी संभव है। हम इस संरचना के होने से इनकार नहीं कर सकते। तो पाई बंध कहां पे है बताइए? क्या कार्बन कार्बन के बीच में निश्चित है? नहीं, वो कार्बन और क्लोरीन के बीच भी बन सकता है, दोनों जगह है। यानी ये डबल बॉन्ड नाच रहा है, कुछ समय रहता है यहां, कुछ समय रहता है वहां, कुछ समय रहता है यहां, कुछ समय रहता है वहां। तो ऐसे में पाई बंध की निश्चित स्थिति नहीं बताई जा सकती, इसको कहते हैं विस्थानीकरण। और ये कब हुआ? जब द्विबंध व त्रिबंध के साथ एक ऐसा परमाणु जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद बारी आती है द्विबंध या त्रिबंध CH बंध के साथ संयुग्मित होते हैं। ये हम अति संयुग्मन में अलग से पढ़ेंगे। तो ये आपने 2-3 तरीका पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं कुछ और चीजों पे। मैंने आप लोगों को वांडर वाल आकर्षण बल बताया था, याद है आप लोगों को, कुछ लोगों को? वांडर वाल के आकर्षण बल द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया और ताक्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, 3 प्रकार की होती है। ये पढ़ चुके हैं आप। इसके बाद समावेशन यौगिक और क्लेथरेट, कितने तरह के बंध बन सकते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला यौगिक है समावेशन यौगिक। किसको कहते हैं? समावेशन यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें 2 अलग अलग अणुओं के बीच में भौतिक बंध बनते हैं, रासायनिक बंध नहीं बनते। ये भौतिक बलों से जुड़े होते हैं और इसमें एक अणु एक संरचना बनाता है जिसको हम कहते हैं गैस होस्ट, और उसमें बीच में हमारा एक दूसरा परमाणु या अणु पाया जाता है जिसको हम कहते हैं गेस्ट, ठीक है। तो देखिए, वे योगात्मक यौगिक जो रासायनिक आबंधन के द्वारा बनते हैं उनको सामान्य सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, जबकि वे यौगिक जो आकर्षण बलों द्वारा बनते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन दाता ग्राही ये होते हैं, ये क्राउन ईथर संकुल इस तरीके से होते हैं। तीसरे तरह के यौगिक होते हैं ऐसे यौगिक जो भौतिक प्रग्रहण का मतलब एक अणु दूसरे अणु को घेर लेता है, इस तरह के अणु क्या कहलाते हैं? समावेशन यौगिक कहलाते हैं। तो समावेशन यौगिकों के 2 उदाहरण हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका टिप्पणी लिखो में आता है ना, ध्यान रखेंगे। समावेशन यौगिक, इसमें पहला हम पढ़ेंगे केनाल यौगिक, वाहिका या नाल यौगिक, वाहिका या नाल यौगिक। अब इस तरह के अणु को हमने देखा कि यूरिया एक बहुत बढ़िया अतिथेय यानी कि होस्ट है। होस्ट मतलब समझते हैं? 2 चीजें होती हैं, गेस्ट जो बाहर से आता है, होस्ट जिसके घर में आया। तो जैसे मैं आपके घर में अगर आऊं तो आप होस्ट हैं और मैं गेस्ट हूं, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि साधारणतः अगर यूरिया को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो यूरिया अष्टफल की संरचना बनाता है, सॉरी द्विसमलंबाक्ष बनाता है। लेकिन जब यूरिया को किसी सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के साथ श्रृंखलित किया जाता है तब ये एक षटकोणीय नालिका बनाता है। यूरिया के अणु आपस में कुछ इस तरीके से जुड़ के एक षटकोण बनाते हैं।
और ये षटकोण की पाइप जैसा बनाएंगे, ठीक है ना, जो किसके चारों तरफ रहेगी, जो रहेगी हमारे हाइड्रोकार्बन की चैन के चारों तरफ, इस तरीके से। यानी कि षटकोणीय चैन, षटकोणीय पाइप जैसा बनेगा और उसके बीच में सीधी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन 6 से लेके अधिक परमाणु वाला हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। तो फिर से बता दूं, यूरिया एक बहुत अच्छा होस्ट है, ठीक है ना, अतिथेय परमाणु है। सामान्य तौर पे यूरिया को अगर क्रिस्टलीकृत किया जाए, तो आप घर में यूरिया खेती के काम में आता है, जाके देख लीजिए, वो एक सामान्य क्रिस्टली रूप में पाया जाता है। लेकिन जब इसी यूरिया को हम किसी सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में क्या करते हैं, श्रृंखलित करते हैं, तो ये उसके चारों ओर एक षटकोणीय पाइप बना लेता है, नालिका बना लेता है। और इस षटकोणीय पाइप का व्यास जो होता है, ये सिर्फ 5 एंगस्ट्रॉम होता है। ये इतना ही है कि इसमें सीधी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन फिट हो सकता है। सीधी श्रृंखला वाला मतलब जैसे CH3, CH2, 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 ऐसे लंबा सा हो। लेकिन अगर ये ऐसा है CH3, CH3, CH2, CH और भी ब्रांचेस निकले हुए हैं, तो ये फिट नहीं होगा। सिर्फ कौन फिट होगा, सीधी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन इसमें फिट हो जाता है। और इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर हमारे पास ढेर सारे हाइड्रोकार्बन हैं, उसमें से सीधी श्रृंखला वालों को हमको अलग करना है, तो हम उसमें यूरिया मिला के क्रिस्टलीकृत होने देंगे। तो यूरिया सिर्फ सीधी श्रृंखला वालों को अपने अंदर आने देता है। क्रिस्टल्स अलग कर लीजिए, आपके सीधी श्रृंखला वाले क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। तो वाहिका यौगिक समझ में आ गया आपको। दूसरा है हमारा क्लैथरेट बोलते हैं, दूसरे को हम क्लैथरेट या पंजर समावेशन यौगिक बोलेंगे। पंजर या पिंजरा, पंजर किसको बोलते हैं, जैसे आदमी मर जाता है और उसके शरीर सड़ जाते हैं, या जानवर मर जाता है उसका शरीर सड़ जाता है, तो उसका जो रिब केज वाला हिस्सा होता है, फेफड़े के छाती के चारों तरफ वाला हिस्सा, जिसमें हड्डियां क्या करती हैं, पिंजरे नुमा संरचना बनाती हैं, उसको हम अस्थि पंजर बोलते हैं, अस्थि का पिंजरा। तो यहां भी पिंजरे नुमा संरचना होती है। तो जब हमने फिनॉल को, इसमें भी एक अतिथेय होगा, यानी एक गेस्ट होगा और एक होस्ट होगा। तो यहां हम फिनॉल के अणुओं को जब क्रिस्टलीकृत करते हैं, तो क्विनॉल, ये है क्विनॉल आपका। जब इसको हम क्या करते हैं, क्रिस्टलीकृत करते हैं, तो इसके 3 अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, और हाइड्रोजन बंध बना के एक पिंजरे नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे यहां हम देख लें, इसको छोटा सा H, इसको ऐसे कर दे रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा दूसरे के O से, इस तरीके से ये क्या बना लेगा, एक पिंजरे नुमा संरचना बनाएगा, जिसका व्यास लगभग 4 एंगस्ट्रॉम होता है, ज्यादा बड़ा व्यास नहीं होता। और इसमें छोटे परमाणु जैसे आर्गन फिट हो सकता है। तो छोटे परमाणुओं को पृथक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लैथरेट यौगिकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है कि इन पिंजरे नुमा संरचनाओं में उत्कृष्ट गैस के अणु फंस जाते हैं, और एक हमने बनाया हुआ है आर्गन और 3 फिनॉल के अणुओं की संरचना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लास्ट में आपको बता दूं, फिर प्रभावों पे जाएंगे हम कल। आज का लास्ट टॉपिक है आपका आवेश स्थानांतरण संकुल।
आवेश स्थानांतरण संकुल। तो इस संकुल में दो अणु होते हैं, एक जिसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, और दूसरा जिसके केंद्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। जैसे दो उदाहरण लेते हैं हम, मेसिटिलीन जिसमें 3 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, और ट्राइनाइट्रोबेंजीन जिसमें 3 नाइट्रो समूह जुड़े हुए हैं। तो मेसिटिलीन की बात करें यहां, तो मेथिल समूह जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन की ओर देता है, जिससे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी ये हो जाएगा ऋणावेशित। जबकि नाइट्रो समूह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की हो जाती है कमी। तो हमारे पास दो यौगिक मिल गए, एक जिसमें बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, और एक जिसमें बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है। तो जिसके पास ज्यादा है वो दाता परमाणु या डोनर कहलाएगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो ग्राही परमाणु या एक्सेप्टर कहलाएगा, एक्सेप्टर। ठीक है ना। अब ये आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में आमने सामने आएंगे। अभी पेपर पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस तरीके से मानो कि ये ऐसे आमने सामने आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, इस तरीके से आएंगे, और एक का ऋणावेश दूसरे के धनावेश के साथ आपस में जुड़ के एक जोड़ा बना लेंगे। ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, इस तरीके से हम ऐसा बना सकते हैं, ये जुड़ जाएंगे। तो ये है आवेश स्थानांतरण संकुल। इसमें दाता परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को किसको देता है, ग्राही परमाणु को देता है। अब क्रिस्टल संरचना के अध्ययन से यह पता चला कि इन संकुलों में एरोमेटिक वलय समानांतर तलों में एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। इस तथ्य से इस बात का समर्थन मिलता है कि ऐसे यौगिक जिनमें त्रिविम विन्यास अन्योन्य क्रिया के कारण दो वलयों का समतली प्राप्त करना मुश्किल है, ये ऐसे संकुल नहीं बना सकते। मतलब अगर दो ऐसे यौगिक जो अगर दो ऐसे यौगिक जो आपस में इस तरह से नहीं आ सकते, समतल नहीं है, वो इस तरह के यौगिक नहीं बना सकते। अगर मान लो एक ही यौगिक में एक बेंजीन का रिंग ऐसा और दूसरा ऐसा है, तो वो दूसरे अणु को पास में नहीं आने देगा, तो ऐसे में ये संकुल नहीं बनेगा। तो आज आपने छोटी छोटी कई चीजें पढ़ी जो एक एक दो दो नंबर में टिप्पणी में आती है आपकी, है ना। टिप्पणी लिखिए।